एंड फ्रेंड्स, कल मसीह का जो टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हम कल के लेक्चर ट्रांसफार्मर का पढ़ा था। आज हम ट्रांसफार्मर के या 3 दिन का न्यूमेरिकल के बाद इंजीनियरिंग क्यों कर फिर ठीक है, ताकि चीज समझ में आए। ठीक है, पहले पढ़ता है अगर किसी को है डाटा नोट करना हो है वो लिखा है कि 3300/2 ये है आपका। सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा निकालने की पढ़ा है, कल सॉल्व करने से समझ आएगी। ठीक है, कहेंगे पर मैं आप ताकि रैंड ठीक है तो आपको पता चले, मैं आपको बताता भी रहूँ। ठीक है, ये जैसी ये है आपका ये है भी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और फ्रीक्वेंसी दी वर्टिकल फेज ट्रांसफार्मर इज बिल्ट ऑन हैविंग एन एक्टिव एरिया क्या गिवन 25 एंड 70 टर्न्स, लेकिन ये टर्न किधर के हैं आगे दिखा है LV1 डिपेंडिंग ऑन सेकेंडरी वाली क्या है N N1 नंबर ऑफ टर्न्स वही। अब आगे क्या कैलकुलेट करना वो देखिए, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी करते थे पाई एम से। ठीक है, ये मैं आपने पढ़ा होगा। V2 पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, एरिया पता है, टर्न। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकालना है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास फार्मूला क्या है, EMF इज पॉइंट एफ आई एम एन। ठीक है, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी का मतलब कि ये है आपको फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पर बी लगा ली, आई एम होता है फ्लक्स, फ्लक्स डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया, नॉर्मल का एरिया एज फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट जब आपको पढ़ाए थे तब आपको बताए थे, नहीं बताएं तो फिर नोट कर लीजिए। EMF क्या मिलेगा आई, कैसे मिलेगा कि हमें ये पता है, अगर नहीं गिवन है तो तरह मान कर लेंगे। गिवन है वो क्या है 0.4 आपको ट्रांसफार्मर की पता ही है। एफ एफ है नंबर टर्न्स, में नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ सेकेंडरी साइड के, LV साइड कितना तेज है 2 डिवाइडेड बाई 4.4 50 बाई एम निकालना है। नंबर ऑफ टर्न्स के यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बाई एम डिवाइडेड बाई। कैलकुलेशन आपको करना है, आप क्या निकालिए फाइम निकाल लीजिए। जैसे ही फाइम मिला फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई एम डिवाइडेड बाई एरिया। पाई एम क्या है कितना है, पाई एम का यूनिट क्या है वेबर, डब्लू कैपिटल पर, सारी चीजें डिवाइडेड बाई एरिया। भी आपको फ्लक्स में बाई 4
एरिया कितना है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 1 मीटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, पी आए जाएगा क्या, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या लिखते हैं, टेस्ला। टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है, इफेक्ट दे कैपिटल, आपका ये देखिए, ये आपको आंसर लिखा है, ठीक है, तो 1.290 आपका है टेस्ला, ठीक है, कहानी समझ में आ गई। क्या फ्लक्स डेंसिटी, आगे क्या लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन एच वी साइड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन साइड, नंबर ऑफ टर्न्स ईएमएफ का आपने फार्मूला पढ़ा है, आई ई इक्वल टू कितना गिवन है, कितना गिवन है, डाटा एक बार देख लीजिए, N1 हमें निकालना है एच साइड का, साइड साइड का टर्न्स कितना, N1 क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई, सात दूनी, ठीक है, निकाल करके एक बार देख लीजिए, सर देख लीजिए, ठीक, एडिशनल केवल फार्मूला एक बार लिख लीजिए, के बाद मेडिकल सॉल्व करने बैठिए, ठीक है, आगे से वैसे डीसी मशीन जब भी पढ़ाएंगे, ठीक, यही चलेगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर विद 800 प्राइमरी टर्न्स एंड 200 सेकेंडरी टर्न, N1 की वैल्यू क्या गिवन है, 800 प्राइमरी है, हमें एच बी एल बी साइड इसमें नहीं पता है, डायरेक्ट वो प्राइमरी सेकेंडरी कह रहा तो N1, N2 सेकेंडरी टर्न्स कितने, टर्न्स सिंप्लीफाइड ए is supplied from a 100 volt AC, 100 volt, calculate secondary voltage and first turn। अब प्राइमरी वोल्टेज आपको गिवन है, वन मानिए या E1 मानिए, अगर नहीं गिवन, V1 और E1 बराबर होंगे, मानकर चल नहीं हो रही, आइडियल ट्रांसफर 1 इज इक्वल 100 वोल्ट। अब हमें सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, आपने फार्मूला पढ़ा है क्या, 1/E2 N1 हमें सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए, क्या मिलेगा, बाई N1 की वैल्यू है, N2 कितना दिया है 200, N1 कितना दिया है 800, कितना हो जाएगा 25 वोल्ट, ठीक है, जहां का टर्न ज्यादा होगा ज्यादा होगा, एन में डायरेक्ट रिले, ठीक है, तो अगर 800 टर्न्स हैं प्राइमरी साइड, वहां अगर ये टर्न्स कितना रिड्यूस हो रहे हैं 1/4 हो, 800 का एज भी 1/4 हो। अब आगे क्या कह रहा है, वोल्ट पर टर्न का क्या मतलब होता है, पर टर्न का मतलब होता है E/N का रेशियो। अब ध्यान से देखिए, केवल और क्या आपके काम का है, अब आप E1/N1 निकालिए, बाई N1 मतलब 800 100/800, ये कितना, बाई 8, 1/8 को करेंगे तो 125 पर टर्न बाई N है।
अगर मैं E2/N2 निकालता हूँ, बाई N2, कितना निकला? 25। और N2 कितना है, क्या निकलेगा? चाहे आप प्राइमरी साइड से निकाल लें चाहे सेकेंडरी, पर टर्न हमेशा सेम निकले। का फिजिकल मीनिंग क्या है वो जरा जानिए। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, वैसे पढ़ाते समय आपको बताए थे, आप रिवाइज कर लीजिए। ट्रांसफार्मर की इक्वेशन, अब अगर मैं E/N यहां से निकालूं, E/N ये होगा। अब आप सोच करके देखिए, ये तो है कांस्टेंट 0.4, मतलब नहीं। एफ फ्रीक्वेंसी, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी ना, या तो 50 हर्ट्ज पर रहेगी या 60 पर, या जो भी आप डिजाइन करेंगे ये फिक्स है। जब आपने का मटेरियल, तो आप CRGO कहते हैं, ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन से बना होता है। मटेरियल का फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स, ये फिक्स होता है। फ्लक्स पर वो मटेरियल सेचुरेट कर जाएगा, फ्लक्स पर, ये फिक्स है। जब सब कुछ फिक्स हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ पर टर्न हमेशा फिक्स होता है। यही कारण है ट्रांसफार्मर को करंट फ्लक्स डिवाइस बोला। ये आपको पढ़ाते समय बताए थे, ट्रांसफार्मर इज करंट फ्लक्स। आपको एक चीज यहाँ से ये पता चली, मेरिकल सॉल्व करके आप उसका कंक्लूजन यहाँ पर शॉर्टकट में नोट, पढ़ने का यही सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, सारी चीजें जो आप कंक्लूजन ड्रा करेंगे, ये कहीं भी आपकी केवल और प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। क्या कहीं कोई क्वेश्चन आया होगा, बता देगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी। ठीक है, तो कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस कैसे हुआ, क्या आपको पता चला? आपने ये देखा, I/N मतलब चाहे प्राइमरी साइड से निकालें चाहे सेकेंडरी साइड से निकालें, पर टर्न हमेशा बराबर आएंगे या कांस्टेंट होंगे, या दोनों तरफ के, चाहे आप प्राइमरी निकालें और चाहे सेकेंडरी। तो ये भी यहाँ पर लिख लीजिए, पर टर्न ट्रांसफार्मर इज फॉर HV एज वेल एज साइड। ये वोल्ट पर टर्न क्या होंगे, आपने निकाल करके। अब अगर ये स्टेटमेंट में आता है, ये स्टेटमेंट, क्या ये सही है गलत, तो क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट, ए ट्रांसफार्मर विद एन ऑब्लिक, P का मतलब है आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज ऑफ 00, या आउटपुट वोल्टेज है मतलब V2, इज सप्लाइड एट 30, तब V1 है 30, इफ द सेकेंडरी हैज 1000 टर्न्स, मतलब N2 की वैल्यू गिवन है 4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, डायरेक्ट है, V1/V2 इक्वल टू 1/, ठीक, ये क्या मिला, N1 निकालना है, 1/V, वन इज डिवाइडेड बाई दिस 1000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 300/20। कैलकुलेटर से डिवाइड को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे, अगर पॉइंट में आए तो नियरेस्ट इंटीजर ले लीजिए, देखने से ही लग रहा है कि पॉइंट में आए,
109 समथिंग कुछ आएगा, नियरेस्ट इंटीजर कन्वर्ट कर लीजिएगा, 110 आंसर। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 25 केवीए ट्रांसफार्मर हैज ए वोल्टेज रेशियो, हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर की रेटिंग 5 केवीए, वोल्टेज रेशियो गिवन है, मतलब V1/V2 ये पता है, /400। अगर V1/V2 नहीं लिखना चाहते हैं तो E1/E2 भी, जब तक गिवन ना हो ट्रांसफार्मर को आइडल मान करके लॉसेज करके और या V2। कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर। अब देखिए ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग क्या होती है, ये रेटिंग मान, ये रेटिंग क्या हो जाएगी, वोल्टेज इनटू करंट, ये तो होगा ना। 25 केवीए में है, के का मतलब है 1000 से, इक्वल टू 1/1, यही किसके इक्वल हो जाएगा, V2। ट्रांसफार्मर की वी रेटिंग चाहे आप प्राइमरी साइड से निकालें चाहे सेकेंडरी साइड से निकालें, दोनों इक्वल आते हैं। ठीक, चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ से I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई V1 33, कितना मिला, 25 50 डिवाइडेड बाई, क्या आपको इसको जब करेंगे यही आ जाएगा। ठीक है, 7.558 MP, ये I1 आ गया। अब अगर मैं V2 I2 से सॉल्व करूंगा, I2 इज इक्वल टू 25 इंटू 1000, I2 की वैल्यू क्या मिली, 400, 4 पंचे कितना मिला, 62.5 MP। ठीक, अगर I1 मिल गया है तो I2 जरूरी नहीं किससे निकालना, आपको पता है कि V1/V2 इक्वल टू होता है N1/N2। तो I1 पता चल गया, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए, I1/I2 इज N2/N1। आपको I2 निकालना है, I1 I1 की वैल्यू आप निकाल लिए हैं, 50/33, N1/N2 कितना है, 100/400, ये कितना मिला, I2 इज इक्वल टू 50/4, ये और ये इक्वल है। ये तभी आप लगा पाएंगे जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस, खास करके फार्मूला। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कि आपको वहां पर जितनी आपने प्रैक्टिस की उतनी ही जल्दी आपका आंसर आएगा, ये ध्यान रखिए। आपको उस समय में, कंपटीशन के समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, बाद में तो सभी लोग सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बात नहीं, बड़ा लिखा है, जानबूझ करके बड़ा लिखते हैं, आपको क्लैरिटी से दिखाई दें। ए 125 kVA ट्रांसफार्मर, T/F का मतलब है ट्रांसफार्मर, हैविंग प्राइमरी वोल्टेज, ये आपको केवीए रेटिंग पता है ट्रांसफार्मर की, 125 केवीए का ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी वोल्टेज पता है 4 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी पता है, प्राइमरी टर्न्स पता है N1 40, सेकेंडरी टर्न्स N2, नेग्लेक्टिंग लॉसेज मतलब V1 E2, ये V1 E1 के बराबर है और V2 लॉसेज को नेग्लेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द फुल प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, फुल लोड करंट कैसे निकालेंगे, जब वीए रेटिंग पता है, वोल्टेज पता है, वही लास्ट वाला क्या करेंगे, ये रेटिंग इज इक्वल टू 1I1 इक्वल टू V2/2, 125 केवीए है 1000,
वन की वैल्यू है 1000, I1 यहाँ से I1 की 125 बाई कितना निकला 6.5 ये निकलेगा। ठीक है 25 हो जाएगा 0.5 एम। I1 पता चल गया। I2 निकालने के दो तरीके, या तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। I2 क्या हो जाएगा 125, V2 की वैल्यू शायद 400 है। प्राइमरी सेकेंडरी नहीं गिवन है, सेकेंडरी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, वन बाई वी इक्वल टू N1 बाई वन की वैल्यू कितनी निकालना है, N1 की वैल्यू कितनी 182 और 40। ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। 40 क्या है वो आपका I1 पता चल गया, तो I2 को आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, I1 बाई I2 इक्वल टू N2 बाई I2 की वैल्यू आपको निकालनी है I1 N1 बाई I1 की वैल्यू कितनी है 82.5, N1 की वैल्यू 82, N2 की वैल्यू क्या है, आपका आंसर हो। ठीक है यही आ जाएगा। ठीक, अगर कुछ गड़बड़ आए, हो सकता है ये ना आए, या जो है पेपर कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, सारे जो है वो कैलकुलेट किए हुए हैं, तो आंसर गलत नहीं। और अगर इससे कम आए 62.5 से, तब अपने लॉजिक को अप्लाई कीजिए। लॉजिक को कैसे अप्लाई कीजिए, मैंने आपको बताया है कि एज और टर्न में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तब जिसका टर्न ज़्यादा होगा वहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होगा, लेकिन करंट में इनवर्स रिलेशन होता है। जहाँ ये आपको पता भी होगा कि जहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट कम होगी। अगर 2000 वोल्ट करंट निकल रही है 5 एम्पीयर, 40 टर्न का है, वहाँ पर इससे ज़्यादा करंट आएगी। कितनी ज़्यादा आएगी, इनके टर्न के पर डिपेंड। ठीक है चलिए आगे क्या कह रहा, द नो सेकेंडरी इन EMF, द नो सेकेंडरी इन। अब यहां पर देखिए, सेकेंडरी EMF तो हमने निकाल लिया है ना, V2 कितना आएगा, पर निकाल करके कैलकुलेटर से निकालिए। सर 3956, शायद इतना ही आपका आंसर है।
ये क्यों किए और इक्वल, क्योंकि वो आगे ऊपर दिया गया है कि नो नेग्लेक्टिंग लॉसेज, तो आपको लॉसेज काउंट नहीं करना। आगे क्या करा, द मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर, फ्लक्स की यूनिट आगे देखिए क्या लिखी है, वेबर, आंसर में वेबर, फ्लक्स की यूनिट वेबर ही होती है। टेस्ला किसकी होती है, फ्लक्स डेंसिटी, क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब मैक्सिमम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ईएमएफ इक्वेशन, फ्लक्स एक ही जगह आता है पूरे ट्रांसफार्मर में, होता है ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन क्या कहती है, इक्वल टू 4.4 एफ फाई एम, फाई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप ई वन लेकर के चलेंगे, वन करके चलिएगा तो यहाँ पर एन वन, बाकी वन डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू एफ एन वन, वन की वैल्यू कितनी, इक्वल 0.4, फ्रीक्वेंसी कितनी है, और एन वन कितना दिया है 180, पर देखिए जरा क्या कितना आया आंसर, 0.4 आ जाएगा 0.95 पर, देखिए यही आया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, 9.5, ठीक है, एम स्मॉल से डब्ल्यू कैपिटल से बी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कैलकुलेटर अपना कीजिएगा, वही कैलकुलेटर एग्जाम में लेकर के जाइएगा जिस पर आपने प्रैक्टिस की, अदरवाइज बटन ढूंढते रहेंगे, दबा नहीं पाए, ठीक है, दबेगा कुछ और, दबाना कुछ और, बेटर यही है कि अपना कैलकुलेटर हमेशा अपने पास और अपने साथ रखना है, संकट में वही काम आएगा, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड द एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, आपको लॉसेज वाला मतलब ट्रांसफार्मर एट नो वाला न्यूमेरिक, वहीं पर आपको दो करंट आपको पढ़ाए थे, क्रॉस कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग को पढ़ा क्या, एक्टिव कंपोनेंट, और लॉस वाले को क्या बोलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट आप बोलते हैं आईसी, एक्टिव कंपोनेंट को क्या बोलते हैं आईएम, करंट को क्या बोलते हैं आई नॉट, आई नॉट के ही दो कंपोनेंट होते हैं आईसी और आईएम, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये आपको V1 दिया है, यह है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, पावर इनपुट ऑन एचवी साइड, पावर आपको गिवन है 80 वाट, एचवी साइड है पावर मतलब 440 वोल्ट, ठीक, साइड हुआ जहाँ का वोल्टेज जाता है और जहाँ का कम है वो है एलवी, एलवी बाइंडिंग इज केप्ट ओपन, एलवी बाइंडिंग को ओपन रखा गया है, द पावर फैक्टर ऑफ द नो करंट इज 0.3 लैगिंग, ये इंटरेस्टिंग बात है, इस पर अंडरलाइन कर और स्टार लगा लीजिए, ये आपको इस, ये आपको अंडरलाइन करना है, स्टार लगाना, ताकि आप ये समझ सकें मेरिकल में जो पेन है वो एक रियलिस्टिक डाटा हो, हवा में नहीं बन रहा है, यहाँ पर कभी भी नो पर 0.7 लैगिंग आप नहीं देखेंगे, 0.8 लैगिंग नहीं पर देखेंगे जब ट्रांसफॉर्मर पर चल रहा, ये आपके लिए कंक्लूजन है, अभी हम आगे सॉल्व भी करेंगे, लेकिन ये आपके लिए कंक्लूजन क्या है नोट करने लायक, पर कभी भी ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0.5 से ज़्यादा नहीं हो, एक ले मैन के लैंग्वेज में आप ये समझेंगे, आपसे कोई पावर फैक्टर कितना होगा, आप कहेंगे 0.5 से, अगर एग्जैक्ट बताना है एग्जैक्ट वही बता पाएगा प्रैक्टिस किया हो, इसी बुक में एक जनरल स्टेटमेंट भले लिख जाएगा कि 0.5 से कम होता है, लेकिन 0.3 के आसपास ही होता है पर ट्रांसफार्मर का, ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब पावर क्या होती है, आई कॉस फाई, है ना, पावर है 80 वाट, तेज पावर कहाँ आई 80 वाट, जब हमने हाई वोल्टेज साइड लगाया, तो हाई वोल्टेज साइड
का वोल्टेज कितना है 4। हमें आई नॉट ट्रांसफार्मर उस समय कौन सी करंट लेता है, नो लोड करंट, क्योंकि पर चल रहा है आई नॉट। cos फाई कितना है पावर फैक्टर, यहाँ से आई नॉट की वैल्यू आ गई 8 आया। पॉइंट 6 ये आपकी क्या है करंट। देखिए यहीं से इंटरेस्ट एक और क्या, ये जो आई नॉट कॉस फाई है इसी को बोलते हैं आईसी, लॉस कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट। तो आप यहाँ से एक्टिव कंपोनेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे हो जाएगा एक्टिव कंपोनेंट, आई सी इज इक्वल टू बाई वी, कितना है 80 वाट, कितना है 440, कितना निकला 2/11 .1818 .18 आईसी, आईसी डायरेक्ट मिल गया। अब आईसी पता है, आई नॉट पता है, तो आई एम क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर माइनस 0.60 का स्क्वायर माइनस 82। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आए वो आप मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या रिएक्टिव कंपोनेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ निकालने का, दूसरा तरीका ये हुआ आई एम इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन फाई। आई नॉट की वैल्यू आपको पता है, फाई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, कॉस फाई आपको गिवन है 0.3, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस इनवर्स पॉइंट, कैलकुलेटर से कॉस इनवर्स 0.3 निकालिएगा, उसके बाद उसका साइन निकालिए। ये जब निकालेंगे आप, कैलकुलेटर को हमेशा किस मोड पर रखना है, डिग्री मोड, रेडियन मोड पर मत रखिएगा। अगर रेडियन मोड पर रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स आ जाएगा 0.57। ठीक है, ठीक, आई एम निकालने का दो तरीका। अच्छा यहाँ से एक चीज देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि नो पर जब ट्रांसफार्मर ऑपरेट करेगा तो करंट में से मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग का होगा या कोर लॉसेस का। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कोर लॉसेस है 0.18 और आईएम क्या है 0.57, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट कोर लॉसेस करंट का 3 टाइम्स है। 18 ये है और 57 है, 18 3 54, 30 से ज्यादा है। याद रखिएगा, यहीं पर कंक्लूजन कर लीजिए क्या, पर ट्रांसफार्मर जो भी करंट लेता है का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइज करता है, ना कि हाँ कुछ पार्ट होता है प्रोसेस को सप्लाई करता है, लेकिन मैक्सिमम करंट का योगदान क्या रहता है, वो मैग्नेट। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए 230 वोल्ट 110 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर takes an input
350 VA, ये VA रेटिंग है, चाहे आप इनपुट साइड से निकालिए चाहे आउटपुट साइड से निकालिए, बात ठीक। एट नो लोड, ये नो लोड पर इतना ले रहा है। एंड रेटेड वोल्टेज, ठीक है, इनपुट साइड से है, मतलब 30 वोल्ट साइड से निकालना हमें, कोई द कोर लॉस इज 110 वाट। फाइंड आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, मतलब आईसी निकालना है, आईसी। आईसी निकालना है हमें, 110 वाट इक्वल टू साइड में है 30 आई नॉट कॉस फाइव। आई नॉट कॉस फाइव को ही मैं क्या लिखता हूँ, आई सी की वैल्यू क्या मिली, 110 डिवाइडेड बाई क्या मिला, पॉइंट 80 तो है कितना, भाई 0.78 एम्पियर आईसी। ये जो गिवन है ये है नो आई नॉट। आईसी तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई कास फाइव से, आई है आई नॉट, हमें आई नॉट का अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालना भी हो फार्मूला से लगाएंगे कि आपको वी ए रेटिंग पता है, वन आई वन, यहाँ पर आई इन वन की जगह आई नॉट होगा, क्यों, यहाँ पर गिवन है कि नो लोड पर चल रहा है। वी ए कितना है 350, पी वन कितना है, आई नॉट, यहाँ से आपको आई नॉट 35 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 1.52 आई नॉट, तो आपका आंसर में लिखा है कि 1.52 आई नॉट है। आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आईसी एक आईएम। आईसी हमने यहाँ से निकाल लिया डायरेक्ट, अब बचा आईएम। आईएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर माइनस आई सी। आई नॉट की वैल्यू आपको पता है कितना है 1.52, आई सी की वैल्यू पता है 0.78, स्क्वायर करके रूट, ठीक, आईएम पता। अब आईएम ये वाला हो जाएगा, सेकंड वाला जो भी आंसर आए इसमें। आगे क्या करा, नो लूप पावर फैक्टर, नो लूप पावर फैक्टर यहां से निकाल लीजिए, cos फाई निकालना है, ध्यान रखिएगा पावर फैक्टर मतलब cos फाई निकालना है आपको, फाई मत निकालिएगा, cos फाई। cos फाई यहां से क्या आ जाएगा अगर मैं निकालना चाहूँ, cos फाई निकालना चाहूँ क्या मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाई 200 इंटू आई नॉट, तो आई नॉट क्या मिला 1.52, आपको पहले में 7
डिवाइडेड बाई 1। जब आप देखेंगे तो आपका ये परफेक्टर आ जाएगा। यहाँ से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि नो लोअर पावर फैक्टर 0.3 के आसपास रहता है। जनरल केस में आपसे कोई पूछे तब 0.5 से लेस बताएं। ठीक, 0.5 से लेस कितना, 0.3 के आसपास रहता है। चलिए, ये हर एक क्वेश्चन के बाद जो कॉन्सेप्शन बोल रहे हैं ये जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा कि आपकी तैयारी का अभिन्न अंग है। ठीक, आगे क्या कह रहा, ए 200 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद वोल्टेज रेशियो 6350 divided by 66 हैज द फॉलोइंग वाइंडिंग WD वाइंडिंग। R का मतलब रेजिस्टेंस, X का मतलब R1 की वैल्यू पता है, R2 को पता है। R1 R2 क्या है, प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है। प्राइमरी साइड का कैलकुलेट द R and X of the transformer referred to HV side। HV साइड कौन सी है, प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड में आपको बताए थे फार्मूला, प्राइमरी साइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी साइड का रेफर्ड रेजिस्टेंस। ठीक, और रेफर्ड निकालने का आपको तरीका बताए थे, क्या बताए थे, तरीका ये बताए थे, तरीका याद रखिएगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल P by I n 1 by n का मतलब, Z इज डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, Z1 by Z2 इक्वल टू बाई n। अब आपको क्या करना है, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड आ रहा है, जिस रेजिस्टेंस को आप ले जा रहे हैं, इधर किसको ले जा रहे हैं, R2, कहाँ ले जा रहे हैं, प्राइमरी साइड। यहाँ से प्राइमरी साइड का क्या हो जाएगा, Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 N1 बाई N2। यहाँ पर R2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 N1 बाई N2, और N1 बाई N2 किस इक्वल है, बाई V2। RE1 क्या मिलेगा, R1, R1 की वैल्यू कितनी, 1.56 प्लस R2 डैश, R2 डैश में R2 कितना लिखा है, 0.0 N1 बाई N2 बाई N2 बाई V2 50 डिवाइड बाई 66। क्या मिला आपको, सॉल्व कीजिए इसको, 5 3.0 शायद आपका R पता चल गया, HV साइड, इसका मतलब XE1 भी ऐसे ही निकलेगा, 1 प्लस X2 1 बाई N। अगर फार्मूला आप भूल गए हो तो ऐसे ही जैसे मैंने डिराइव किया ऐसे ही तुरंत, से 2-4 सेकंड लगेगा, तुरंत डिराइव कर लीजिए। ये तो वैसे भी आपको टिप्स पर याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में भी आपको बताए थे। XE1 सिमिलरली ऐसे निकाल लेंगे, वैल्यू पता है, X2 पता है, भाई आंसर आ जाएगा। ये किस इधर की तरफ है, जब हम प्राइमरी साइड रेफर की, HV साइड। अगर LV साइड निकालना है, LV साइड निकालना है तो क्या करेंगे, LV साइड का मतलब RE सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस R2 प्लस R1 को इधर लाएंगे तो R1 डैश हो जाए,
R1 डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालिए। आप किधर की तरफ ला रहे हैं, सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड ला रहे हैं किसको, प्राइमरी वाले को। सेकेंडरी साइड का यहाँ पर रजिस्टर Z2 क्या हो जाएगा, Z1 डिवाइडेड बाई N1 बाई N। ठीक है, यहाँ पर R1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2। R2 की वैल्यू क्या है, 0.0 प्लस R1 की वैल्यू 0.656 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2 5 डिवाइडेड बाई क्या है। ठीक, ये बहुत ही आसान है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, ना कॉन्सेप्ट की चलिए, ये भी सेम है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 180 एंड 90 टर्न्स रिस्पेक्टिवली इन इट्स सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाइंडिंग। अब देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको पहले क्या समझ में आएगा कि ये प्राइमरी का होगा या सेकेंडरी का होगा, लेकिन आपको ये लैंग्वेज जरूर पकड़ना है। सेकेंडरी एंड प्राइमरी दी, इसका मतलब ये हुआ, ये है N2, ये है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। आगे क्या दिया है, द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस आर। रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर पहले बात कर दिया सेकेंडरी की, तभी R2 हो, ये हो गया R1। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म में प्राइमरी को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जिसके टर्म में लिखना है, इसका मतलब ये हुआ कि R2 को आप ले जा रहे हैं प्राइमरी साइड, मतलब R2 डैश निकालना है, यही तो लिखा ना, प्राइमरी इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ऑफ सेकेंडरी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी टर्म्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तब ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ, ठीक। चलिए, R1 की वैल्यू N1 पे है, N2 है 100। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of primary in terms of secondary winding। तो Z is directly proportional square Z1 by Z2 equal to N by N। प्राइमरी कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब Z1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, Z2
N1/N, ये है ना, ठीक। यहाँ से R2 डैश क्या मिलेगा, R2 N1/, ठीक। क्या मिला, R2 की पॉइंट N1/N2 1/2 0., पॉइंट R2 डैश, ठीक। क्या उल्टा हमने निकाल लिया क्या, प्राइम कैलकुलेट रेजिस्टेंस प्राइमरी इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी, हाँ ये क्या हो गया, आपका डी का आंसर है R2। अगर यहाँ से R1 डैश निकालना होगा क्या लिखूंगा, R1 डैश का मतलब Z2 की जाएगा, R1 डैश इज R1 डिवाइडेड बाई N1/N2, R1 की वैल्यू कितनी 0.7 और N1/N2 कितना है 1/, 4 7 28 4 6, ये हो जाएगा क्या, R1 डैश की, ठीक है, ए का आंसर है ये आंसर। आगे क्या कह रहा है, थर्ड वाला, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी। अब ध्यान से देखिए, RE1 तब R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू 0.06 है, R2 डैश कितना है, R2 डैश आप निकाल चुके हैं 0.58, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.125, ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए इसके आगे के जो 4-6 क्वेश्चन हैं फर्स्ट पेज में कल करते हैं, तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन बार बार, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए।